टीवी 20 न्यूज में फटाफट खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। सरकारी प्राइमरी स्कूलों में 72,000 से ज़्यादा ऐसे शिक्षक हैं जो सरप्लस हैं। सरप्लस यानी कि ये वहाँ तैनात हैं जहाँ उनकी ज़रूरत ही नहीं है। शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुए 9 साल से ऊपर हो गया, लेकिन अब भी आरटीआई के मानकों के मुताबिक शिक्षकों की तैनाती स्कूलवार नहीं हो पाई है। अब बेसिक शिक्षा विभाग इन सरप्लस शिक्षकों को पहले अंतरजनपदीय तबादले और इसके बाद जिलों में तबादलों व समायोजन के जरिए मानकों के मुताबिक तैनाती करने की मशक्कत कर रहा है। इसमें ऑनलाइन व्यवस्था मददगार साबित हो सकती है, क्योंकि विभाग में सरप्लस शिक्षकों का मुद्दा नया नहीं है। केंद्र सरकार ने यूपी के सरकारी स्कूलों में तैनात 72,353 शिक्षकों को सरप्लस बताते हुए कहा है कि इनकी तैनाती नियमों के मुताबिक की जाए। आरटीआई के मानकों के मुताबिक कक्षा के 1 से 5 तक 30 बच्चों पर एक शिक्षक का नियम है, तो वही जूनियर स्कूलों में 35 बच्चों पर एक शिक्षक का नियम बनाया गया है। लेकिन प्रदेश में कई स्कूल ऐसे हैं जहां शिक्षक तो 6-7 तैनात हैं, लेकिन बच्चे 100 से ज़्यादा नहीं हैं। ज़्यादातर शहरी स्कूलों और शहर से सटे ग्रामीण स्कूलों में शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है। जब प्रदेश में आरटीआई लागू हुआ तो स्कूलों में नामांकन का खेल चलने लगा। एक ही बच्चा आसपास के सभी स्कूलों में पंजीकृत किया जाने लगा। इससे निपटने के लिए सरकार ने नामांकित बच्चों की जगह मिड डे मील खाने वाले बच्चों की संख्या के मुताबिक तैनाती का नियम बनाया, लेकिन अनुपात सही करने में विभाग असफल रहा। इससे पहले भी सरप्लस शिक्षकों का मुद्दा उठता रहा, लेकिन विभाग लाख कोशिशों के बाद भी इसे सही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि भर्तियों के समय बागपत का अभ्यर्थी भी श्रावस्ती में नियुक्ति ले लेता है, लेकिन 3 साल बाद जोर जुगाड़ के सहारे पर वह अपने जिले में तबादला लेकर पहुंच जाता है। इसके चलते हमेशा असंतुलन की स्थिति बनी रहती है। आज ही के दिन निर्भया के साथ दुखद घटना घटी थी, जो आज 8 साल पूरे हो रहे हैं। इस घटना पर और महिलाओं के साथ जो आज भी घटनाएं हो रही हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह ने टीवी 20 न्यूज़ को बताया कि इन 8 सालों में हाथरस सहित दर्जनों जिले में इस तरह की बड़ी घटना घटित हुई है। उन्होंने कहा कि हमें अपने बच्चों को इस लायक बनाना है कि इस घटनाओं से लोगों को निजात मिले, जिसके लिए उनको अच्छे संस्कार देना पड़ेगा। उन्होंने मीडिया पर हमला करते हुए कहा कि मीडिया अपने हिसाब से खबर चलाती है। उन्होंने कहा कि इन अपराधों पर रोक लगे, बेटे को भी पढ़ाओ और बचाओ। हर बच्चे को जागरूक करने की ज़रूरत है और बहन बेटियों को भी चरित्रवान बनाने की ज़रूरत है, जिससे बेटी माँ बहनों की रक्षा कर सके। उन्होंने कानून पर हमला करते हुए कहा कि बहुत सी झूठी केस में भी लोगों को फंसा दिया जाता है। उन्होंने समाज के लोगों पर कमेंट करते हुए कहा कि आप अपने गिरेबान में झांककर देखें कि आपने कितनी माँ बहनों की सुरक्षा के लिए काम किया है। आइए आपको सुनाते हैं कि माँ बहनों की कैसे सुरक्षा की जाए। इस पर खुलकर विचार रखा है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह ने। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। आज 16 दिसंबर 2020 है। 8 वर्ष हो चुके हैं। दुखद घटना थी, लेकिन कानून कठोर से कठोर बना। क्या महिलाओं की पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम इन 8 वर्षों में हो पाए? राज्य और केंद्र सरकार, विषय ही देखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या इन 8 सालों में हाथरस कांड नहीं हुआ, कठुआ कांड नहीं हुआ, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, लखनऊ नहीं हुआ, रोहतक नहीं हुआ, निकिता हत्याकांड नहीं हुआ? ये सब कितने, रोहतक में हुआ, कितने हुए और इससे भी विवत्स हुए, जिन्हें कह सकते हैं। लेकिन विषय ये महत्वपूर्ण है, जब तक हम अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने बच्चों में बदलाव नहीं लाएंगे, जब तक हम उनको ऐसा बनाएंगे नहीं जो हर हमारा परिवार का युवक प्रत्येक बाहर निकलने वाली महिला को अपनी बहन, बेटी और उस तरह से समझे, और प्रत्येक पुरुष प्रत्येक महिला का रक्षक, सुरक्षा कवच और सुरक्षा करने वाला जब बन जाएगा, तब इन घटनाओं से निजात मिलेगी, तब हमारा देश सोने की चिड़िया जगत गुरु बन पाएगा। कानून को सख्त से सख्त कर देना समस्या का इलाज नहीं है। जिस दिन ये अंजाम दिया जा रहा था, उस दिन भी रेप की घटना हुई उत्तर प्रदेश में। कई बार मीडिया उनको चलाती है, कई बार नहीं चलाती। मीडिया अपने हिसाब से कई बार चलाती, कई बार नहीं चलाती। घटनाएं हो रही हैं, घटनाएं आज भी हो रही। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का रिकॉर्ड देखिए आप, घटनाएं हो रही हैं। तो इस तरह से अगर आप महिला को सुरक्षित देखना चाहते हैं, इन अपराधों पर हर सामाजिक व्यक्ति चाहता है इन अपराधों पर नियंत्रण हो, इन अपराधों पर रोक लगे, लेकिन इसके लिए विविध कार्यनीति। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पूरे जिले में अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पूरे प्रदेश में 15 दिसंबर से 31 दिसंबर 2020 तक एक विशेष अभियान का आयोजन किया जा रहा है। अभियान का मूल उद्देश्य है कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जितने भी
परिवार को सम्मिलित किया गया है, उन सभी परिवारों को योजना से जोड़ा जाए। वर्तमान में जनपद आजमगढ़ में कुल 1,41,549 परिवार इस योजना की सूची में सम्मिलित हैं, परंतु ऐसे 58,033 परिवारों के किसी भी सदस्य का गोल्डन कार्ड नहीं बना है। शासन के निर्देशानुसार ऐसे समस्त 58,033 परिवारों को 15 दिसंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हुए परिवार के कम से कम एक सदस्य का गोल्डन कार्ड अनिवार्य रूप से बना लिया जाए। उन्होंने बताया कि प्रत्येक ब्लॉक के अधीक्षक, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को ऐसे चिन्हित गोल्डन कार्ड विहीन परिवारों की सूची उपलब्ध करा दी गई है। आशा संगिनी, एएनएम के सहयोग से ऐसे चिन्हित परिवारों के कम से कम एक सदस्य को प्रेरित करते हुए नजदीकी जनसेवा केंद्र पर ले जाकर गोल्डन कार्ड बनवाने की जिम्मेदारी दी गई है। जनसेवा केंद्र द्वारा प्रति व्यक्ति 30 रुपये का शुल्क लिया जाएगा, जो शासन द्वारा निर्धारित शुल्क है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज, फूलपुर, बिलरियागंज, अतरौलिया, 100 बेड संयुक्त चिकित्सालय अतरौलिया, मंडलीय जिला चिकित्सालय, जिला महिला चिकित्सालय एवं जनपद में योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध 17 निजी चिकित्सालयों पर यह गोल्डन कार्ड निःशुल्क बनाए जा सकते हैं। लाभार्थी को गोल्डन कार्ड बनाने हेतु अपने साथ राशन कार्ड, आधार कार्ड एवं माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रेषित पत्र साथ में लाना होगा। अभियान की सफलता हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा समस्त अधीक्षक, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के साथ बैठक करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जिन ग्रामों में लाभार्थी परिवारों की संख्या ज्यादा है, उन ग्रामों में जनसेवा केंद्र से समन्वय स्थापित करते हुए कैंप का आयोजन किया जाए, ताकि 100% लाभार्थी परिवारों का गोल्डन कार्ड बनाया जा सके। खबर आजमगढ़ से है, जहां आज केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर नेहरू हाल में केंद्र सरकार द्वारा किसान बिल के प्रति किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसके मुख्य अतिथि राज्य मंत्री आवास एवं शहरी नियोजन यादव रहे। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय व श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित व दीप प्रज्वलन कर किया गया। मुख्य अतिथि का भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह व भाजपा अध्यक्ष लालगंज ऋषिकांत राय ने माल्यार्पण, अंगवस्त्र व स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। मीडिया से हुई बातचीत में राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि विपक्षीगण किसानों को भड़काकर आंदोलन करवा रहे हैं। भाजपा द्वारा पारित किसान बिल पूर्ण रूप से किसानों के हित में है और किसानों को इससे लाभ पहुंचेगा। विपक्षियों के पास कोई एजेंडा नहीं है, इसलिए सिर्फ किसानों को भड़काकर रोटियां सेकने का काम कर रही है। और क्या कुछ कहा राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने, आपको सुनवाते हैं। जो किसानों में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं एक विशेष दल के लोग, जो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उस भ्रांतियों को दूर करने के लिए ये आयोजन किया गया है। निश्चित रूप से जो लोग इस किसान बिल का विरोध कर रहे हैं, जो षड्यंत्र रच रहे हैं, उनके मंसूबे पानी फिर जाएंगे, वो कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि ये किसान का जो बिल है वो किसान के हित में है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, चाहे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुए या माननीय मोदी जी हुए, हम लोगों ने किसानों के हित में लगातार काम किया। मैं जिक्र करना चाहूँगा, चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड का मामला रहा हो, चाहे कि कृषि नीति का मामला रहा हो, चाहे किसान के धान गेहूँ खरीद का मामला रहा हो, चाहे गन्ना किसानों के बकाये के मामले रहे हों, चाहे जो है किसान सम्मान निधि का मामला रहा हो, चाहे जो है किसान फसल बीमा योजना की बात रही, ये सब जितने हमारी सरकार ने काम किया है, केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार ने, सब किसानों के हित में किया है। अब लोगों के पास कोई एजेंडा बचा नहीं, जितने भी दल हैं उनके पास कोई एजेंडा नहीं, इसलिए वो किसानों को भ्रम फैलाकर इस योजना के बारे में उनको बीच भ्रम फैलाना चाहते हैं। और हम लोगों ने, पार्टी ने यह तय किया है कि हम लोग जगह जगह इस बिल पर चर्चा करके लोगों को बताएंगे वास्तविकता इस बिल पर क्या है और क्यों ये लोग भ्रम फैला रहे हैं। अखिलेश यादव जी आए थे, उनका ये बयान था कि अडानी अंबानी जैसी पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए बिल बनाया गया है। किसानों का इससे अखिलेश यादव को तो सैफई में महोत्सव कराए, उनको ये ध्यान में नहीं आया कि ये किस लिए कर रहे हैं सैफई महोत्सव। सैफई महोत्सव से विकास के क्या काम थे? 300 करोड़ रुपया खर्चा किया अखिलेश यादव ने, लेकिन वो बतावे ना किसानों के लिए कौन सी योजना लागू किया अखिलेश यादव ने। उनकी सरकार थी, वो कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन की सरकार थी। अखिलेश यादव की पार्टी ने भी और बहुजन समाज पार्टी दोनों समर्थन दे रखी थी। दिया था कि नहीं दिया था? फिर भी किसानों के समर्थन मूल्य को घोषित नहीं हुआ। स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई हुई थी, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं गया।
स्वामीनाथन की रिपोर्ट पर अगर ध्यान गया तो देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का और आज किसानों का समर्थन मूल्य घोषित कर दिया। आज 1868 रुपये में धान हम खरीद रहे हैं। तो ये किसानों के हित में हमने काम किया है। अखिलेश यादव ने सैफई में महोत्सव करा के परिवारवाद चला के इस क्षेत्र और प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। आज विकास की गति माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। खबर आजमगढ़ के मीरनगर थाना क्षेत्र के गौनी गांव से है, जहां के निवासी महेंद्र ने कुछ दबंगों पर अपनी बेटी के साथ अभद्रता करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर न्याय की गुहार लगाने आए पीड़ित लड़के के मौसा जोगी ने बताया कि मेरे घर पर दबंगों ने घर में घुसकर मेरी महेंद्र की पोत्री को जबरदस्ती बलात्कार करने की नीयत से हमला कर दिया। किसी तरह बीच बचाव करके मामले को शांत कराया गया, लेकिन दूसरे दिन दबंगों द्वारा जान से मारने की नीयत से हम लोगों पर हमला कर दिया गया, जिसमें कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। आरोप है कि थाने पर जाने के बाद मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ितों ने पुलिस अधीक्षक से मांग किया है कि मामले की जांच करके उचित कार्रवाई की जाए। क्या कुछ कहा पीड़ित ने, आपको सुनवाते हैं। इसलिए कि लड़की जो है सब जबरदस्ती लोग ले जा रहे थे वो गाँव में, बलात्कार के चक्कर में वो लोग जबरदस्ती कर रहे थे। तो इसीलिए हम लोग पूछा कि ऐसा मत करिए। तो हमारा साला था छोटा, वो दो झपड़ मार दिया था। और सुबह भर हुआ 12 बजे सब वो लोग रिश्तेदार सब मिला करके बहुत मार मारा हम लोगों के। देखिए सब एकदम पूरा खून हो गया। अच्छा, कौन लोग हैं ये? कौन? वो लोग हैं 12 आदमी हैं। अच्छा, आपके गांव के ही हैं? अब दूसरा गांव का है, अपना गांव का। अच्छा, दुश्मनी किस चीज़ को लेके थी? दुश्मनी था नहीं, पहले कुछ था। अच्छा, सिर्फ लड़की के ही? लड़की है चलते से हम लोग को हो गया। तो लड़की को कैसे ले जा रहे हैं? लड़की को जबरदस्ती उठा रहा था। तो आप लोग विरोध किए? हाँ, इसीलिए हम लोग बोला कि किस मतलब से आप लोग जबरदस्ती कर रहे हैं जी। तो इसलिए हम नहीं रहे थे मौका पर। हमारा छोटा साला यही था, जब लड़की चिल्लाई थी तो दो तड़ाका मार दिया था। मारने के बाद जब सुबह हुआ 12 बजे करीब, 12 बजे के बाद सब पूरा जुट गया आदमी। उसके बाद में सब अपन आदमी सजा कर लिया। सजा करने होते में उसके बाद में मारना चालू कर दिया, सबको मार के घायल कर दिया। अच्छा, लड़की कहाँ है? क्या लड़की है? अच्छा, अब ये बताइए कि पुलिस इस मामले में क्या कही है? हम लोग गए थे ना वहाँ पर, मैंने सुबह हम जब इसका हालत बहुत ख़राब हो गया तो हम लोग अथवा पहले ब्लॉक पर वहाँ पर गए, मेहनगर सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पर बोला कि हमारे मान के ये हमारे मान के नहीं, एक महीने के नहीं हमसे जिएगा, जाओ सदर भागो। और सदर में आए तो किसी को पुलिस ने भी गिरफ्तार किया है? किसी कोई कार्रवाई की है अभी तक कोई नहीं किया। कोई कार्रवाई ना, उल्टा हम लोगों के फंसा रहे हैं। अच्छा। हाँ, कि तुम लोग के जेल में जाना पड़ेगा। अच्छा, इतने चोट लगने के बाद? इतना, हाँ, अब होने के बाद अभी कौन धमकी दे रहा है इस तरीके से? वही मेहनगर थाने से भाई बोले। अच्छा, आप चाहते क्या हैं? हम लोग चाहते हैं कि अब उसमें तो मुकदमा कर दीजिए, डाल कर। जो लोग जबरदस्ती कर रहे हैं तो हम लोग को नहीं सुनवाई लेंगे तो अब हम लोग क्या करेंगे? हाँ, हम लोग को तो जबरदस्ती कर रहे हैं हर एक चीज़ में वो लोग भाई। खबर आजमगढ़ से है, जहां पुलिस अधीक्षक को विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं ने जनपद में हो रही गोकसी को रुकवाने के लिए एक प्रार्थना पत्र सौंपा है। विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं ने थाना कोतवाली दिवास के ग्राम रसूलपुर दुभारा में खुलेआम थाना अध्यक्ष के इशारे पर गोकसी करवाने का आरोप लगाया है। विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं का कहना है कि रामाधार यादव की निजी गौशाला से 4 गाय को राजेश यादव सहित अन्य 4 अज्ञात व्यक्तियों ने रात के समय पिकअप गाड़ी से लाद कर लेकर चले गए और कस्बा देवगांव के पीछे सुनसान जगह पर कटवा दिया, जिसके बाद नामजद प्रार्थना पत्र देने के बाद भी थाने पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। आरोप ये भी है कि विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं ने भी कहा है कि थानाध्यक्ष देवगांव की मिलीभगत से हो रहे गुंडागर्दी, हत्या, लूट, डकैती को अविलंब बंद कराया जाए तथा उन्हें निलंबित किया जाए। आगे कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर 3 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ता पुलिस अधीक्षक के समक्ष धरना प्रदर्शन करने के बाध्य होंगे। क्या कुछ कहा हरिनारायण सिंह, जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ ने, आपको सुनवाते हैं। अच्छा, किस मांग को ज्ञापन देने आए थे आप? ये रसूलपुर दुधरा देवगांव कोतवाली का मामला है। 2 दिन पहले हम लोग थाने पे भी गए थे, हमारा संगठन पूरा थाने पे जुट के गया था, लेकिन वहाँ कोतवाल संजय सिंह यादव हैं, वो अपनी मनमानी करते हैं। FIR बोले कि FIR कर देंगे, लेकिन अभी तक FIR नहीं किया। इस मामले में इसीलिए गांव वाले आए और हम लोग कप्तान साहब से मिलने आए थे। ये रामाधार यादव हैं रसूलपुर दुधरा का, और इनके गाँव निजी गौशाला हैं, जो पशु यहाँ वहाँ घूमते हैं तो बेचारे उसको ला के लालन पोषण करते हैं। इनके गांव का राजेश यादव BTC है, जो इनकी 4 गाय चुरा ले गया और इनको मारा भी है रात में। ये देखिए, मारा पीटा है और 4 गाय ले कटवा दिया। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। विजुअल है आपके पास काटते हुए? हाँ, फोटो है,
अच्छा, पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कह रही है? अभी पुलिस वहाँ तो कोतवाल पैसा ले लिया है, लेकिन इस पर क्या नाम है उनका, एसपी सिटी साहब से बात हुई है तो उन्होंने सीओ साहब को जांच के लिए लिखा। पशुधन फर्जीवाड़े में फरार डीआईजी अरविंद सेन पर इनाम घोषित होते ही एसटीएफ और क्राइम ब्रांच की टीमें भी तलाश में लग गई हैं। अरविंद सेन पर सोमवार रात को ही 25,000 रुपये इनाम घोषित किया गया है। तो वही पुलिस अरविंद सेन को भगोड़ा घोषित करने और संपत्ति कुर्क करने के लिए बुधवार को कोर्ट में अर्जी देगी। इस फर्जीवाड़ा में अरविंद सेन के खिलाफ साक्ष्य मिलने के बाद शासन ने उन्हें निलंबित कर दिया था। इस मामले में पुलिस के काफी दबिश देने के बाद भी अरविंद सेन हाथ नहीं लगे। एसपी श्वेता श्रीवास्तव ने 25,000 रुपये का इनाम घोषित करने की संस्तुति पुलिस कमिश्नर से की थी। इनाम घोषित होने के बाद एसटीएफ की 2 टीमें मंगलवार को अम्बेडकर नगर और अयोध्या पहुंची। सर्विलांस से मिली जानकारी के आधार पर 2 लोगों से पूछताछ की। तो वही क्राइम ब्रांच भी अरविंद सेन की तलाश में लगा दी गई है। यह टीम अरविंद के संपर्क में रहने वालों का ब्यौरा जुटा रही है। साथ ही ये भी पता लगा रही है कि अरविंद सेन फरारी के दौरान कहां छिपे रहे। इस मामले में एक नेता पर भी गंभीर आरोप है। बताया जा रहा है कि अरविंद सेन को शरण देने में अयोध्या के एक नेता को पुलिस ने रडार पर ले रखा है। दावा किया जा रहा है कि फरारी में इस नेता ने अरविंद सेन की काफी मदद की है। अरविंद के परिवार से इस नेता बेहद करीबी संबंध रहा है। यह नेता बीते कुछ समय में कई बार लखनऊ और अयोध्या आया जाया गया है। अम्बेडकर नगर जनपद में एक पुरानी रंजिश के मामले में दबंगों ने साइकिल मिस्त्री को जमकर पीटा है। पिटाई से साइकिल मिस्त्री गंभीर रूप से घायल हो गया है। पिटाई के दौरान आंख में गंभीर चोटें आई है। गंभीर रूप से घायल मिस्त्री को ट्रामा सेंटर लखनऊ के लिए रेफर किया गया है। तो इस मामले में पुलिस ने जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरा मामला जैतपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर ओदरपुर गाँव का बताया जा रहा है। और ये बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सरकारी स्कूलों की व्यवस्था पर योगी सरकार के मंत्रियों को शिक्षा पर बहस करने की खुली चुनौती दी है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने चुनौती भरे अंदाज में कहा है कि मैं 22 दिसंबर को लखनऊ आ रहा हूं, आप जगह बताएं कहाँ डिबेट कर रही हैं। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा। यानी 23 दिसंबर को 22 दिसंबर को मंगलवार को मैं लखनऊ में रहूंगा। मैं सुबह लखनऊ पहुंच जाऊंगा। आप बता देना किससे बहस करनी है। योगी जी से बहस करनी है, शिक्षा मंत्री जी से बहस करनी है, सिद्धार्थनाथ सिंह जी से बहस करनी है, उप मुख्यमंत्री जी से बहस करनी है, किससे बहस करनी है, किससे ओपन डिबेट करनी है। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बारे में और दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बारे में मैं बहस करने के लिए आ रहा हूं। आप मुझे बताइए कहां आना है, कितने बजे पहुंचना है, आप मुझे बता दीजिए। मैं वहां पे आऊंगा और हम चर्चा करेंगे, खुली ओपन डिबेट करेंगे उत्तर प्रदेश के स्कूलों के बारे में, सरकारी स्कूलों के बारे में और दिल्ली के सरकारी स्कूलों की स्थिति के बारे में। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस की ओर से जगह जगह जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें उपस्थित महिलाओं और बालिकाओं को चुप्पी तोड़ते हुए अपराध कम करने में सहयोग करने की बात कही गई। इसी क्रम में थाना गंभीरपुर व थाना कप्तानगंज के उपनिरीक्षक व महिला व मिशन शक्ति अभियान के तहत मां श्रृंगारी बालिका इंटर कॉलेज में उपस्थित महिलाओं और बालिकाओं को बताया गया कि जब भी खुद को असुरक्षित महसूस करें तो सरकार द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 181 112 1090 1098 पर सूचना दें। अपराध रोकने के लिए अपराध का विरोध करना जरूरी है और सही समय से उसकी जानकारी पुलिस को दें। और उस वृद्धि को देखते हुए उस वृद्धि की रोकथाम के लिए अपराधों, महिलाओं के संबंध में जो अपराध हो रहे थे उनकी रोकथाम के लिए सरकार ने एक योजना प्रारंभ किया है जिसका नाम है मिशन शक्ति। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने कहा है कि शासन के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान देकर समयबद्ध रूप से पूरा करें तथा मंडलीय अधिकारी अपने अपने विभाग से संबंधित कार्यों की निरंतर मॉनिटरिंग करें। मंडलायुक्त श्री पंत बुधवार को अपने कार्यालय के सभागार में आयोजित शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले विकास कार्यक्रमों एवं कानून व्यवस्था अधिकारियों की समीक्षा कर रहे हैं। बिना पूर्व में अवगत कराए बैठक से सेतु निगम के उप परियोजना प्रबंधक के अनुपस्थित रहने पर उन्होंने सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए उनसे अनुपस्थिति के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इसके अलावा गत 1 माह में सेतु निगम के कार्यों में कोई भौतिक प्रगति नहीं मिलने के कारण उन्हें चेतावनी भी निर्गत किए जाने का निर्देश दिया। इसी प्रकार स्वास्थ्य विभाग के निर्माणाधीन भवनों की भौतिक प्रगति में भी कोई वृद्धि नहीं पाई गई, जिसके कारण कार्यदायी संस्था पैक्सफेड के अधिशासी अभियंता तथा गत 2 माह से गलत वितरण प्रस्तुत करने पर डीपीआरओ मऊ को चेतावनी निर्गत करने का भी निर्देश दिया।
मंडलायुक्त श्री पंत ने समीक्षा के दौरान अन्य बिंदुओं के साथ आमजन को सुगमता से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने एवं कोविड-19 के दृष्टिगत विशेष रूप से स्वास्थ्य विभाग के कार्यों को टारगेट किया। उन्होंने कहा कि सीएचसी एवं पीएचसी के निरीक्षण में चिकित्सकों एवं स्टाफ नर्स का रोस्टर बना हुआ नहीं पाया जाता है। इसके अलावा इमरजेंसी के स्टाफ का भी अंकन नहीं पाया जाता है। उन्होंने तीनों जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी सीएचसी एवं पीएचसी पर रोस्टर एवं इमरजेंसी स्टाफ का तत्काल अंकन सुनिश्चित कराया जाए। कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने कहा कि प्राय इस आशय की शिकायतें मिल रही है कि गुंडा एक्ट में एक मुकदमे के आधार पर ही कतिपय लोगों के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जिला बदर की कार्रवाई पर्याप्त आधार पर की जाए। उन्होंने तीनों जनपद के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया कि जनपद में बड़े अपराधियों से संपर्क रखने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, परंतु सुनिश्चित किया जाए कि किसी निर्दोष पर कार्रवाई न हो। उन्होंने अवैध शराब की बिक्री और शराब की तस्करी पर भी प्रभावी अंकुश लगाने का निर्देश दिया। इस अवसर पर जिलाधिकारी आजमगढ़ राजेश कुमार, जिलाधिकारी मऊ अमित सिंह बंसल, जिलाधिकारी बलिया श्री हरि प्रताप शाही, पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक मऊ सुशील कुमार घुले, पुलिस अधीक्षक बलिया विपिन टांडा, अपर आयुक्त प्रशासन अनिल कुमार मिश्र सहित तमाम अधिकारीगण उपस्थित थे। आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील क्षेत्र के लाटघाट बाजार में सपा कार्यकर्ताओं ने जयराम सिंह पटेल विधानसभा प्रभारी सगड़ी के नेतृत्व में किसानों के समर्थन में किसान पदयात्रा जुलूस निकाला, जो बाजार के लाटघाट रौनापार मार्ग आजमगढ़ दोहरीघाट मार्ग लाटघाट अमिला मार्ग होते हुए पुलिस चौकी के पास सपा कार्यालय पर समाप्त हुआ। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर सरकार विरोधी नारे लगाए और कहा कि किसानों की जो 3 बिलें सरकार ने पास की है, जब तक वापस नहीं होगी किसानों के समर्थन में आंदोलन जारी रहेगा और सरकार को हर हाल में झुकना ही होगा। इस दौरान जैनपुर कोतवाली की लाटघाट चौकी के दर्जनों पुलिसकर्मी कोतवाल अनंत कुमार तिवारी के नेतृत्व में जगह जगह तैनात रहे। मौके पर पहुंचे तहसीलदार सगड़ी विजेंद्र कुमार उपाध्याय ने जुलूस की जानकारी ली और कहा कि यदि शांतिपूर्वक जुलूस निकालते हैं तो ठीक, अन्यथा इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान शिव सागर यादव, हरिनारायण यादव, मिर्जा मसूद बेग, रामाश्रय राय, नारद सिंह पटेल, श्रीनिवास पटेल, सूर्यनाथ यादव सहित तमाम लोग मौजूद रहे। किसानों के खिलाफ जो 3 बिल पास हुई है, उस तीनों बिल के समर्थन में यह तीनों बिल जो किसान के हित में नहीं है, उसके खिलाफ हम लोग आज जन जागरण अभियान कर रहे हैं। ये अनवरत हमारा जन जागरण अभियान चलेगा जब तक यह सरकार यह किसान विरोधी बिल वापस नहीं लेती है, तब तक हम लोगों का यह जन जागरण चलता रहेगा। इसके लिए आज क्या किए हैं आप लोग? आज हम लोग किसानों को जागृत किए हैं कि यह जो किसान बिल जो आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार ने जो है कहीं भी आप अपना अनाज बेच सकते हैं, पहला जो उनका है। दूसरा है कि आप जो है कॉन्ट्रैक्ट खेती करेंगे, इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट खेती का और कहीं भी अगर बेच सकते हैं, इसका जो वो समाजवादी पार्टी आज लाटघाट बाजार में किसान यात्रा जो निकाली गई, यह किसान यात्रा केंद्र की सरकार ने किसानों के खिलाफ जो काला कानून पास किया है, उसके खिलाफ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का निर्देश है कि जो किसान आंदोलन जो 20वां दिन आज है, दिल्ली के बॉर्डर पर जो देश का किसान आज इस जाड़े के भयंकर मौसम में वह खुले आसमान में सरकार से मांग कर रहा है कि जो काला कानून है उसको वापस किया जाए। लेकिन केंद्र की सरकार जो है किसानों को जो अनेक तरह से कहीं आतंकवादी कह रही है, कहीं कुछ कर रही है, तो यह आंदोलन को कुचलने के लिए वो षड्यंत्र रच रही है। और जब तक यह काला कानून जो है केंद्र सरकार वापस नहीं लेती, तब तक हम सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, हम किसान भी हैं और यह आंदोलन अनवरत जो है चलता रहेगा। आज 7 तारीख से लगातार यह है आंदोलन, आज 16 तारीख है लाटघाट बाजार में जो हम कर रहे हैं। फिर अगले दिन भी हम जो इस आंदोलन को करते रहेंगे। जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश रहेगा, तब तक हम जो है विधानसभा सगड़ी के अंदर जो है बड़े पैमाने पर हम आंदोलन को तेज करेंगे। और जब तक काला कानून सरकार वापस नहीं लेती, तब तक यह कानून चलता रहेगा, ये आंदोलन चलता रहेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बहराइच से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां अनिल राजभर ने अपने बयान में कहा है
कि कृषि बिल को लेकर किया जा रहा प्रदर्शन शाहीन बाग 2 है। उन्होंने कहा कि खालिस्तान और कश्मीर को अलग करने की बात किसानों का आंदोलन नहीं है। ये सब बातें जनपद पहुंचे सूबे के मंत्री अनिल राजभर ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। सुनवाते हैं आपको। हम लोग कहना चाहते हैं कि ये शाहीन बाग 2 है। ये जिद और उस आंदोलन के बीच से खालिस्तान बनाने की आवाज, उस आंदोलन के बीच से कश्मीर को अलग करने की आवाज, ये इसमें किसान कहां से आता है? और किसान का आंदोलन है तो इसमें खालिस्तान कहां से आता है? तो ये पूरी तरीके से प्रायोजित है। इसको पहले भी हम लोगों ने ऐसे आंदोलन देखे हैं और ये भी देख रहे हैं, आगे भी देखते रहेंगे। सरकार इन सब चीजों से जरा भी परवाह नहीं करती है। हम मजबूती के साथ जनता के हित में काम करेंगे और किसानों का भला करके छोड़ेंगे, उनकी जिंदगी को बदल के छोड़ेंगे। अतरौलिया से खबर है, जब बुढ़नपुर के विकासखंड कोयलसा के पूर्व माध्यमिक विद्यालय भैरवपुर में आज दोपहर के करीब स्वेटर वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमरीश कुमार ने छात्रों को स्वेटर वितरण कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। विशिष्ट अतिथि डायट प्राचार्य अमरनाथ राय ने कहा कि अगर समाज से कुरीतियां हटानी है तो हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की जरूरत है। आज के समय में प्राथमिक विद्यालय में भी अच्छी शिक्षा के साथ साथ कॉन्वेंट स्कूलों की तरह से ड्रेस यूनिफॉर्म दिए जा रहे हैं, जिससे प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में हीन भावना समाप्त की जा सके। आजमगढ़ जिले में भैरवपुर विद्यालय की अपनी एक अलग पहचान है। यहाँ के प्रधानाध्यापक सुरेंद्र सिंह को इस बार राज्यपाल द्वारा पुरस्कृत किया गया है, इसलिए सभी शिक्षकों को सुरेंद्र सिंह से प्रेरणा लेने की जरूरत है, जिससे प्राथमिक विद्यालयों का खोया हुआ सम्मान वापस मिल सके। क्या कुछ कहा अमरीश कुमार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने, सुनवाते हैं आपको। में जो प्रोग्राम था वो बच्चों को स्वेटर वितरण का था। सरकार द्वारा बहुत सारी सुविधाएं बच्चों को प्रदान की जा रही हैं। पहले जब डीपीपी और सर्व शिक्षा अभियान संचालित नहीं था तो हमारे स्कूल के बच्चे मोंटेसरी स्कूल के बच्चों को देख के महसूस करते थे कि हमारे पास भी जूता हो, ड्रेस हो, स्वेटर हो, अच्छा सा बैग हो। तो सरकार ने महसूस किया कि जो हमारे जो सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं वो भी कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों की तरह यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, स्वेटर और बढ़िया सा बैग लेके पढ़ने के लिए जाए। तो सरकार ने योजनाएं चलाई। अब हमारे इस विद्यालयों के बच्चे किसी भी कॉन्वेंट स्कूल से गणवेश में पीछे नहीं हैं। 2 सेट यूनिफॉर्म दिया जा रहा, स्वेटर दिया जा रहा, जूता मोजा दिया जाता है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जा रही हैं और विद्यालयों को स्मार्ट बनाने के लिए ऑपरेशन कायाकल्प चला रहा है, जिसमें 14 पैरामीटर्स हैं। इस विद्यालय में सारे पैरामीटर्स पूरे हो गए हैं। अब मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा जो विद्यालयों को कंपोजिट ग्रांट दी जाती है, 5 पैरामीटर्स पूरा करने के निर्देश कंपोजिट ग्रांट से दिए गए हैं और बाकी शेष 9 पैरामीटर्स पूरे होंगे पंचायती राज से। इसमें 14वां वित्त है, केंद्र से जो वित्त आता वो है, उससे पूरा कराया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ आने वाले 3 महीने में हमारे सभी विद्यालय काफ़ी स्मार्ट और 14 पैरामीटर से सुसज्जित हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त मिशन प्रेरणा शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए मिशन प्रेरणा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसमें टीचर्स को ट्रेनिंग की व्यवस्था है, 3 मॉड्यूल टीचर्स को दिए गए हैं, ई-पाठशाला की व्यवस्था की गई है, टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। और मिशन प्रेरणा कार्यक्रम क्या है, बच्चों को, अभिभावकों को पंपलेट दिए गए हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक फ्लैक्स लगाया है, आप सामने देख सकते हो, उधर सामने पेड़ पर लगा है। तो ये प्रोजेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो मैं समझता हूँ पहले हमारे विद्यालय प्रेरक बनेगा, फिर ब्लॉक प्रेरक होगा और फिर पूरा जनपद प्रेरक होगा। और जब 75 के 75 जनपद प्रेरक हो जाएंगे तो पूरा प्रदेश जो है वो प्रेरक प्रदेश बनेगा। और यहाँ आकर के जो है टीचर्स ने मेहनत की है, मैं उनको बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ हम यहाँ बहुत सारे टीचर्स से, उनसे भी मैंने निवेदन किया है कि आप इस विद्यालय के हेड टीचर से सीखें और मोटिवेट होकर के इस तरह का विद्यालय बनाएं और अच्छी शिक्षा बच्चों को। आधुनिक नृत्य का जन्म भारत में काशी से ही हुआ था। आधुनिक नृत्य कला के जन्मदाता उदय शंकर बनारस के बंगाली टोला के रहने वाले थे, जिनका ननिहाल पूर्वांचल के गाजीपुर में है। शुरुआती दौर में फोटोग्राफी और संगीत शिक्षा अपने ननिहाल गाजीपुर में लेने के बाद वर्ष 1912 में बनारस आकर एक नृत्य समूह का निर्माण किए। वर्ष 1925 में उदय शंकर देश के बाहर जाकर नृत्य सम्राट के रूप में दुनिया में अपनी पहचान बनाए। इनके 4 भाई थे और चारों संगीत के साधक थे।
बड़े भाई देवेंद्र शंकर घर पर रहते थे, जबकि छोटे भाई रविशंकर राष्ट्रीय स्तर के सितार वादक बने। वहीं पर भूपेंद्र शंकर राजेंद्र शंकर ने भी गीत संगीत की दुनिया में अपना जीवन अर्पण कर दिए। इसी परंपरा को दुनिया में ऐतिहासिक रखने के लिए पूर्वांचल के सभी कलाकार अपनी अपनी पहचान बनाने की तैयारी में पीछे नहीं हटते हैं। हमको हमसे बेहतर कोई नहीं निखार सकता, यह कहना है आजमगढ़ की उभरती हुई जबरदस्त नृत्यांगना तान्या श्रीवास्तव का। साथ में माही, अंशिका और सृष्टि, जो किसी भी स्थिति परिस्थिति में कहीं भी किसी जगह अपनी नृत्य कला के अभ्यास में जी जान लगाते हुए दिखती रहती हैं। पूर्वांचल के लोक कला संरक्षक AR एंटरटेनमेंट के निर्माता अरविंद चित्रांश ने कहा कि मैं एक ऐसा संस्कृत प्रेमी हूं जो पारंपरिक कलाओं और शास्त्रीयता को ही पसंद करता हूं। आधुनिक नृत्य प्रदर्शनकारी होता है जिसमें श्रद्धा नहीं होती है, केवल शरीर के लिए अच्छे हैं, मस्तिष्क के लिए नहीं। महाराजगंज जनपद की बरगदवा थाना क्षेत्र में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए लगभग 2.5 लाख रुपए मूल्य का सोने चांदी का आभूषण बरामद किया है। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। महाराजगंज जनपद के बरगदवा थाना क्षेत्र के पिपरा गांव में 14 दिसंबर को परिवार के लोग शादी में बाहर गए थे। एकांत घर को चोरों ने पूरा खंगाल दिया। इस संबंध में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घटना का खुलासा करते हुए इसी गांव के 21 वर्षीय रामकृपाक नाम के लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से सोने चांदी के आभूषण और नकदी भी पुलिस ने बरामद कर चोरी घटना का खुलासा किया है। एसपी ने पूरे घटना के संबंध में जानकारी दिया। ये थाना बरगदवा क्षेत्र में अभी 3-4 दिन पहले एक चोरी की घटना हुई थी, जिसमें घर के लोग एक शादी के समारोह में गए हुए थे और उनकी अनुपस्थिति में ताला तोड़ के काफ़ी मात्रा में चोरी हुई थी। इस संबंध में बरगदवा पुलिस द्वारा एक रामकृपाल नाम का एक अभियुक्त है, उसकी गिरफ्तारी की गई है और उसके कब्जे से चोरी में गया लगभग सभी माल, सोने चांदी के जेवरात, मोबाइल, टॉर्च, घड़ी, कैश आदि जो है बरामद हुआ है। अभियुक्त ने अपना जुर्म स्वीकार किया है। ये बड़ी अच्छी बरामदगी है, 100% चोरी की बरामदगी है सामान की और एक बहुत अच्छा कार्य पुलिस द्वारा किया गया। निजामाबाद तहसील क्षेत्र के सदुल्लाह चक ग्राम सभा फत्तनपुर में ग्राम सभा की जमीन पर दबंगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है ग्रामीणों का। गांव के राजेंद्र प्रसाद चौहान पुत्र ज्वाला प्रसाद चौहान ने बताया कि महीनों से थाना तहसील का चक्कर लगाते हैं, लेकिन भूमाफिया अपने ऊंची रसूख के कारण जबरन निर्माण कार्य कर रहे हैं। ग्राम सभा के साथ में हमारी जमीन पर भी दबंगों द्वारा निर्माण किया जा रहा है। जब उक्त जमीन पर दीवानी न्यायालय का स्थगन आदेश भी है, लेकिन स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से निर्माण किया जा रहा है। क्या कुछ कहा राजेंद्र ग्रामीण ने, आपको सुनाते। अरे राज क्या नाम है कि स्टे की ज़मीन है सरकारी, मत क्या नाम है हमारी ज़मीन है और हम लोग में मुकदमा चल रहा है और विपक्षी गढ़ क्या नाम है उसको कब्जा कर रहे हैं और कुछ सरकारी ज़मीन है जिस पे जनहित का मामला, उसमें FIR भी हुआ है और धारा 325 का और तहसील वाले और थाने वाले मिल के रिश्वत लेके नाजायज़ तरीक़ा से कब्जा करा रहे हैं। कौन किस गाँव में? ग्राम सहदुल्लापुर फत्तनपुर ग्राम सभा हमारा है, तहसील निजामाबाद, थाना निजामाबाद। तो आपने उस अधिकारियों को किसी जानकारी दिया? हम पूरा रिन्यू बोर्ड, कमिश्नर, कलेक्टर, तहसील
थाना सबको मतलब हम दरखास्त देते देते तो थक गए और क्या नाम है कि ये लोग कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। ये कहते हैं कोई मुकदमा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, केवल पैसा इन लोगों को चाहिए, पैसा की मांग अब करते हैं काम करने से पहले। इस समय निर्माण हो रहा है? निर्माण जारी है, निर्माण रुका नहीं। नेपाल और कानीगो उसको नाजायज तरीका से घरवा रहे हैं। सरकारी जमीन को? सरकारी जमीन भी है और स्टे की भी जमीन है, दोनों घरवा रहे हैं? दोनों घरवा रहे हैं। किसको घरवा रहे हैं? विपक्षी वंशराज को। ये कई लोग हैं? नहीं, उसमें कई लोग हैं, मतलब पट्टीदार वो लोग हैं, 3-4 लोग हैं। लाल हैं। कांग्रेस के आनुषंगिक संगठन NSUI यानी भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा 1971 विजय दिवस क्रिकेट कप का आयोजन आजमगढ़ जिला मुख्यालय के DAV डिग्री कॉलेज के मैदान में शुरू हुआ। मैच का उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण सिंह के द्वारा किया गया। उद्घाटन के बाद मुख्य अतिथि ने प्रतिभाग करने वाली टीम के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। इस दौरान DAV के प्रिंसिपल डॉक्टर सुचिता श्रीवास्तव, NSUI के प्रदेश अध्यक्ष पूर्वी जोन अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य आशुतोष द्विवेदी, नगर अध्यक्ष नज्म शमीम सहित तमाम कांग्रेसजन और प्रतिभाग करने वाली टीम के सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है युवाओं को भारत के उस गौरवशाली इतिहास से रूबरू कराना जिससे कहीं न कहीं भी अछूते रह जा रहे हैं। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। देखिए, जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन NSUI के बैनर तले किया जा रहा है। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि जिस डिग्री कॉलेज में मैं पढ़ा उस डिग्री कॉलेज का हमारा छोटा भाई NSUI का जिला अध्यक्ष है। और उससे भी बड़ा सौभाग्य अगर मैं कहूँ तो प्रदेश जिस विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया उस विश्वविद्यालय के अखिलेश यादव जी, ये भी छोटे भाई की तरह लेकिन पद में हमसे बड़े NSUI के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्वी जोन के हैं। आज जब NSUI का अध्यक्ष मंजीत अपना छोटा भाई बना, उसने जब एक पहल शुरू की कि क्रिकेट टूर्नामेंट का जनपद स्तरीय जिला स्तरीय आयोजन कराऊंगा, तो मैं समझता हूं कि मेरे लिए इससे बड़े सौभाग्य की बात नहीं हो सकती कि उसी ग्राउंड में, जिस ग्राउंड में मैं कभी खेला था, मैं छात्र राजनीति की शुरुआत किया था, आज उसी डिग्री कॉलेज के प्राचार्य भी हमारे बीच हैं और विश्वविद्यालय से पढ़ा वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, जिला अध्यक्ष छोटा भाई भी है। इनको पूरा सहयोग करने में हमारी जिला कांग्रेस कमेटी जिस स्तर पर भी NSUI को मजबूत करने में और जिले के, चूँकि हम एक जिले की राजनीति करते हैं, जिले में अध्यक्ष हैं, तो जिले के समस्त महाविद्यालयों और विद्यालयों के सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने के लिए, एक छात्र को कुशल छात्र बनाने में और जो एक खेल भावना के साथ जीवन जीने में जो जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवीण सिंह के रूप में मेरी आवश्यकता होगी, मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। और आज क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन के अवसर पर हमें याद किया गया, इसीलिए आयोजन समिति का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आज अपने क्षेत्र के भवनपुर गांव में किसान बिल को लेकर के किसान आंदोलन के समर्थन में विरोध किया गया। समाजवादी योजना सभा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य उत्तर प्रदेश लालजीत क्रांतिकारी ने कहा कि जो पिछले दिनों गैस की कीमत इस सरकार द्वारा बढ़ाई गई है उसको लेकर के विरोध प्रदर्शन किया गया। हम लोग इस सरकार से मांग करते हैं कि जो गैस की कीमत बढ़ाई गई है उसको वापस किया जाए और जो किसान बिल है उसको भी जल्द से जल्द वापस किया जाए, नहीं तो हम समाजवादी पार्टी के लोग पूरे प्रदेश में आंदोलन कर रहे हैं और बृहद आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे आजमगढ़ के सांसद अखिलेश यादव ने हम कार्यकर्ताओं को और नेताओं को किसानों के समर्थन में किसान बिल का विरोध करने के लिए कहा है और ये विरोध हम लोगों का चलता रहेगा और आगे की रणनीति बन रही है। इससे बृहद आंदोलन हम समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे। इस अवसर पर मनजीत, सुरजीत, संतोष, राम नरेश, दुर्ग विजय यादव, आकाश, अंगद, रामचंद्र, सुनीता देवी, केवल देई सहित तमाम लोग उपस्थित थे। आज हम लोग अपने क्षेत्र के भवनपुर गांव में जो है कि हम लोग गैस जो बढ़ा है उसको और जो किसान बिल सरकार पास की है, किसान उसको लेकर के किसानों के समर्थन में आज हम लोग सभी ग्रामवासी गांव के साथियों के साथ, अपनी माताओं बहनों के साथ, अपने बड़े लोगों के साथ आज हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप यह कानून बिल ले आए हैं जो किसान विरोधी बिल है, यह काला कानून है किसानों के लिए, यह हम लोग वापस करा के मानेंगे। आज मंडलायुक्त कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के नेता ब्रजेश दुबे के नेतृत्व में ग्राम जाफरपुर में दबंग घुसखोर लेखपाल शशि प्रकाश सिंह के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग को लेकर मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपा। कोई भाजपा नेता द्वारा बताया गया कि यह घुसखोर लेखपाल शशि प्रकाश सिंह दबंग किस्म का आदमी है। जब हम लोग ने इससे बात की तो उल्टा हमें को धमकी दे रहा था। इसकी सूचना हमने SDM और DM को दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज उसी को लेकर मंडलायुक्त कार्यालय पर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि इस लेखपाल के ऊपर कार्रवाई हो, इसे बर्खास्त किया जाए। अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी तो अगला कदम हम लोग रोड पर उतरकर धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। क्या कुछ कहा,
भाजपा नेता ब्रजेश दुबे और ठाकुर देव पीड़ित महिला ने सुनवाते हैं इनकी बात। नहीं भैया नहीं पाप के पैसा दिए खाता अलग करके परिवार बड़ा परेशान पूरा सपना कर सर। हाँ हम ना कर पावत है ना तो खेते का ओरा सपना चढ़ाओ तो हमारा मलकार मर गल हमारा तो कहत हूँ कि ना भाई पैसा दे चुकल हैं अगर भाई ना कट भाई ना करब अपन बेचे के चक्कर में पड़ गया। ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतरौलिया के बैठक कक्ष में किया गया, जिसमें बीपीएम शिव कुमार, अधीक्षक डॉक्टर शिवाजी सिंह, डॉक्टर अमरजीत यादव ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में प्रस्तुतिकरण के माध्यम से राजदेव चतुर्वेदी ने बताया कि अतरौलिया, हिरौला और कोयलासा ब्लॉक की 3 CHC, 3 PHC, 8 उप स्वास्थ्य केंद्र, 6 BHSND का अवलोकन एवं 9 ग्राम पंचायतों की 45 महिलाओं जिनका 6 माह के अंदर प्रसव हुआ था के साथ उनके द्वारा सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में सेवा लेने के दौरान हुए अनुभव की जानकारी स्वास्थ्य दर्पण नामक मोबाइल ऐप के माध्यम से लिया गया, जिसका विश्लेषण करने के बाद तैयार रिपोर्ट आज प्रस्तुत की जा रही है। इस अध्ययन के लिए आंकड़े एकत्र करने का काम 2 चरणों में किया गया। इस अवसर पर नारी संघ की रायगिनी के द्वारा 6 सूत्रीय मांग का ज्ञापन भी दिया गया। इस बाबत क्या कुछ कहा डॉक्टर शिवाजी सिंह, अधीक्षक अतरौलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने, आपको सुनवाते हैं। के संस्था के अनुसार आपका आंकड़े दिया गया है, इसके बारे में आप क्या कहें? हाँ, इस सुरक्षित मातृ स्वास्थ्य सेवाओं में जो हमारे आंकड़े हैं पिछले विगत 2 वर्षों का सर्वे के आधार पर लिया गया है। इसमें तो हमारा जो लॉकडाउन भी मार्च से लगा हुआ था तो कुछ सर्विसेज विड्रा थी, जैसे BHND टीकाकरण, इसको विड्रा हो जाने से उसमें भी हमारे ऐसे चेकअप नहीं हो पा रहे थे महिलाओं को पूरा, लेकिन फिर हम इसको अगस्त माह से ले लिए हैं तो अब इसका आएगा इफेक्ट अब दिखने में आएगा कि BHND भी हमारी स्टार्ट हो रही है, टीकाकरण भी बढ़ रहा है, तो जो आंकड़े हमारे गिरावट है वो अब बढ़े हुए दर्ज होंगे। पिछले वर्षों का था उसमें लॉकडाउन का पीरियड के होने के कारण कुछ कमियां रह गई हैं, अब इसको हम लोग पूरा 100% पूरा करने का प्रयास करेंगे।